मेहनत किए हो अब संघर्ष करो। मेहनत किए हो अब संघर्ष करो और वो मुकाम हासिल करो जिसके लिए आप दिन रात पढ़े हो। दिन रात पढ़े हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग मेहनत से जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 10 तक की आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। पूरी कोशिश रहेगा, क्योंकि एज अ भाई पीडीएफ आपको समझाना, बोर्ड के सामने खड़ा होकर समझाना अलग बात होती है ना। वैसे ही हम डायरेक्टली आपके सामने खड़ा होते तो थोड़ा सा और बेटर वे पे कर पाते। तो हमारा कोशिश ये है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसे हम बहाना बनाने के बजाय कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये करने के बजाय मैं अपनी काम कर रहा हूँ ताकि आपके लिए जितना हो सके वो यूजफुल हो सके। तो आप लोग भी बहाना बनाने के छोड़ लगा दो अपने आप को, ये एक दिन डेफिनेटली वो रिजल्ट में दिखेगी आपको, और ये जो मेहनत है ना वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसलिए अभी टाइम है, उतर जाओ मैदान पे, लग जाओ खुद को साबित करने के लिए, दिखा दो सबको कि आप में कितनी है दम। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे भाई चैप्टर नंबर 6, विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है, तो विद्युत धारा बोलते कि इसको कोई चालक है, चालक मतलब तार ना, वही तार में जितना भी आवेश प्रवाहित होते, आवेश वही धनावेश ऋणावेश है ना, इलेक्ट्रॉन समझो उसको। ठीक है, तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश प्रवाह की दर को, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं भाई, कैपिटल वाली आई ना, बड़ा वाला आई से। ठीक, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो चलो हम देखते हैं भाई यहाँ की और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो फटाफट, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है करके पूछा जा रहा है। ठीक है, सुचालक और कुचालक दो शब्द आते हैं। सुचालक मतलब उसमें करंट चल सकता है, वैसे को पूछा जा रहा है। लकड़ी का टुकड़ा में क्या करंट चला जाएगा, कागज का पेपर में करंट लग जाएगा, तांबे की तार में, कांच की छड़ में, किस में जाएगा, तो तांबे की तार में ही तो करंट लगेगा ना भाई, करंट जाएगा ना, तो ये उसकी आंसर हो जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र विद्युत धारा को याद रखना अमीटर से, और जो वोल्टेज होता है उसको वोल्ट मीटर से नापते हैं। क्लियर, याद रहेगा। ठीक, फिर थर्ड की अगर बात करें, आपकी स्क्रीन पर है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए V तथा I के बीच संबंध स्थापित है। तो यहाँ पर एक अनियमित अनुपात, एक नियमित अनुपात, कभी नियमित कभी नियत अनुपात, तो वहां पर एक नियत अनुपात होता है। ठीक है, एक नियत अनुपात होता है, ये आपको टिक आउट करके आना है। ठीक, फिर चौथा देखो, एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है। ठीक है, और विभव कितनी है, 220 वोल्ट है। प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू बोल रहा है, आर का मान जो है 22 ओम है, और विभव मतलब वी की जो वैल्यू है वो 220 मतलब 220 हवा है। ठीक है, तो उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने वाली बहने वाली धारा का मान निकालना है, मतलब आपको ओम के नियम के हिसाब से सूत्र में मान रख देना है। ठीक, सूत्र में मान रखोगे, जाहिर से बात है आपको करना क्या पड़ेगा वहां पर, इस तरीके से, जैसे कि I इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किनका डिवाइड करना पड़ेगा भाई आपको, इस तरीका से I निकालना है, तो V का वैल्यू देखो 220 है, तो 220 लिखना है ऊपर में। ठीक है, और नीचे में क्या लिखना है, 22, तो 22 से कम 22, ये 22 से कम 22, और ये 0, तो लास्ट टर्म कत का आ जाए 10 आ जाए, मतलब आंसर कत का हो ये 10 एम्पियर हो जाए। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब जैसे घर में सबको की लाइट हवा है ना, वो लाइट मत देखिए, वो सफेद वाला लाइट ना, अभी के जो व्हाइट वाला लाइट, सफेद और व्हाइट तो एक ही होते हैं, मतलब जो ट्रांसपेरेंट वाला पहले वाला जो लाइट आता था 10-12 रुपए जिसकी प्राइस है। ठीक है, अभी एलईडी लाइट वगैरह की हम नहीं बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल लाइट आती थी, उसके ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है, 10-12 रुपये उसकी प्राइस होती है। हम उस लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें दिखता है एक तंतु लगा होता है, देखना फ्यूज होता है तो कट जाता है बीच से, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी जो तंतु है वो किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। याद रखेंगे कौन सी धातु से, टंगस्टन से बना होता है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिख के आना है। फिर ओम के नियम के लिए गणितीय नियम है कौन सा, तो यहां पर ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आर को नियतांक लेते हैं, आर बाद में आती है। ठीक है, अब बच्चा ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है,
तो इसका ये वाला रूल जो है मेरे हिसाब से द जो है, क्योंकि v इक्वल टू आई आर होता है ऐसा, ठीक है। अब r को रोक दूंगा ऐसे तो v के नीचे में i तो ही आएगा ना नीचे, इसलिए ये फोर्थ ही इसका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भी देख लो भाई, इसको जो मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक। क्या दिया हुआ है, दो प्रतिरोध R1 व R2 को समांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध होगा। R1 और R2 को समांतर क्रम, यहाँ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो ठो को अच्छे से देखना पड़ता है। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, वो इस तरीका से R1 प्लस R2 इस तरीके से रहता है, बट वो हम बात करें किसकी, कौन से क्रम की, समानांतर क्रम में, तो वो इस तरीका से हो जाता है। तो द इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर अमीटर में, अरे सातवां को उसमें सा लिया गया है, अच्छा उसको चेंज किया गया है इसलिए ऐसा हो सकता है, बट ये R1 प्लस R2, देखो ऐसा होता है उसमें 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा करके चलते जाता है। जब नीचे नीचे का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मे बी यही होना चाहिए, ठीक। निम्न अमीटर में निम्न में से किसका मापन होता है, अमीटर से हम लोग किसको नापते हैं, तो विद्युत धारा को नापते हैं, करंट को, वो पहले आपको बता दिया गया, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करना है अच्छे से, ठीक। फिर देखो इसमें एसआई मात्रक पूछा गया, तो एटलीस्ट ये एसआई मात्रक वाली क्वेश्चंस को इसमें कर लो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आप और भी क्वेश्चंस इसमें कर लेना, ठीक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होती है भाई, एम्पियर से नापते हैं हम लोग, ठीक है। देखना आप घर में अगर बोर वगैरह होगा तो बड़ा बड़ा दो ठो एक मीटर वोल्ट मीटर की लगा होगा, उसमें एम्पियर और किसको वोल्ट को दर्शाते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भाई, विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें तो वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। फिर विद्युत प्रतिरोध का होता है वाट, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर लास्ट 2 11 और 12 में यहाँ पर ओम मीटर और वोल्ट मीटर, इसकी आंसर हो जाएगी चालकता और विद्युत विभव का, क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, इसका यहाँ से देखो मार्किंग सिस्टम यहाँ से 5 मार्क्स के लिए भी आना है, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए आना है आई थिंक। तो 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में ओम का नियम बस है और उसका संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ये 2 टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए, बाकी नहीं आने की चांसेस है ना। एक और 5 मार्क्स में आ सकता है, कौन सा, वो सावधानी वाला, ठीक है। विद्युत उपकरण को उपयोग करते समय 5 सावधानी लिखो करके, तो वो पूछा जा सकता है, ओम का नियम पूछा जा सकता है और आपको प्रतिरोधों का संयोजन, 3 टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए। बाकी छोटे क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे। तो देखो ये तो मैं बता दी हूँ, विद्युत धारा को तो पहले ही बताया हूँ, ठीक है। तो देखो जब किसी आवेश में, मतलब किसी भी चालक में एक कूलाम आवेश क्या होती है, प्रवाहित होती है, कूलाम आवेश, सॉरी, यहाँ पर जब आवेश प्रवाहित होती है तो वैसे ही विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा बोला गया, विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है, एम्पियर। तो एम्पियर को बताना है ना, तो ऊपर को मत रटो, सिर्फ इसको देखो, ठीक। इसी के हिसाब से जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन बॉक्स बना रहा हूँ, उसमें देखो फॉर्मूला से ही बताना, जब किसी चालक में 1 सेकेंड में, नीचे को बोलोगी है ना, जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। बस इसको याद रखो कि का याद रखना हवा कि जब कोई चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते तब बोला का कहे जाते, 1 एम्पियर कहे जाते, यही लिख के आना एग्जाम में आपको, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे, क्योंकि हमारा जितना हो सके कम टाइम में आपको अच्छी चीजें बता के जाना है इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। विद्युत धारा के उष्मी प्रभाव से आप क्या समझते हो, अब सिंपल सी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। विद्युत ऊर्जा का उष्मी ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव, देखो विद्युत ऊर्जा है, उष्मी प्रभाव का मतलब उसमें विद्युत उष्मा वो उत्पन्न होने लग जाता है। देखना कभी कभी तार जो गर्म होने लग जाता है, तार चालक है ना,
तो उसको ही ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन सा? विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर। उसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है, उसके वजह से तो वो गर्म होते हैं ना, गर्म होते। इलेक्ट्रिक प्रेस मतलब आयरन की बात कर रहे थे ना। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर जो है खाना बनाने वाला है ना, तो वो हीटर की बात कर रहे थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सिद्धांत में काम करते? उसमें सिद्धांत में काम करते। विद्युत ऊर्जा कामा बलद थे, उसमें ऊर्जा में बलद थे, है ना। तो ये याद रखना है भाई। उसमें प्रभाव से क्या ऐसा है, किसी भी विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होना ही उसमें प्रभाव कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? फिर ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाई। घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों? ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी घर के सभी उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे घरेलू उपकरण को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके। ठीक है, पूरी विभवांतर मतलब वोल्टेज जो है सभी जगह समान रूप से मिल सके। ऐसा रहता तो जो पहले वाले रूम रहेगा उसमें कम ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, उससे दूसरा वाला में ज़्यादा वोल्टेज रहेगा। अगर कौन से क्रम में रखेंगे? श्रेणी क्रम में रखेंगे। तब समानांतर क्रम में रखने से वोल्टेज सभी का समान होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, ताकि सभी घर में विभवांतर जो है क्या हो सके? समान हो सके। ठीक है, याद रखना है इसको भाई। फिर विभव किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है भाई कि विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो देखो बहुत ध्यान से, किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा, उसमें प्रवाहित आवेश की दर को चालक का विभव। देखो आवेश की मात्रा, किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा अथवा प्रवाहित आवेश की दर को, ठीक है, जितना आवेश उसमें बहता है उसे ही उसका विभव कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक क्या होती है? वोल्ट होता है। अब वोल्ट की परिभाषा पूछा गया। अब वोल्ट का मतलब देखो यहाँ पर समझो, वोल्ट का भी पूछ देगा ना, इसका एसआई मात्रक बताइए करके। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा विभव के लिए अलग है। विभव मतलब वोल्टेज की जस्ट बात हो रही, देख समझते उसको दूसरी तरीके से बता रहे हैं कि एकांक धन आवेश को मान के चलो, आपके ट्रांसफार्मर है गांव की, है ना, गांव की ट्रांसफार्मर ले घर तक जो आवेश आए में जितना भी इस कार्य करेल पड़ी, जितना भी वहां बल की जरूरत पड़ेगा, शक्ति की जरूरत पड़ेगा, उसको ही हम लोग क्या कहते? विभव कहते। ठीक है, तो एकांक धन, अब यहाँ तो ट्रांसफार्मर और घर तक नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना, तो का लिखबो कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मतलब अनंत हो गया, अनंत से किसी बिंदु तक आने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो दो परिभाषा है, दोनों में से किसी एक को आपको याद रखना है। ठीक है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, तो देखो विद्युत शक्ति किससे बोलेंगे? किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को। ठीक है, किसी भी उपकरण, कोई मशीन जब चला रहे हैं हम लोग, है ना, उस मशीन के द्वारा विद्युत को, मतलब करेंट खपत करे के जो दर है वही लगा गई थे, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो उसी को ऐसे लिख के आना है भाई कि किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को ही क्या कहते हैं हम लोग? उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं करके आना है। क्लियर है? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम भाई, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो और अच्छे के लिए प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, तो इस तरीके से मे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर है क्या कि फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके रखना है, करके जाना है इसको। फ्यूज क्या है? तो फ्यूज की बात करें तो यह तांबा, टीन, सीसा के मिश्र धातु से बने होते हैं, जिसका गलनांक कम होता है। मेन चीज तो ये है भाई, किससे बने होते हैं? तांबा, टीन, सीसा। ठीक है, तांबा, टीन, सीसा के मिश्र धातु से बने होते हैं, जिसके गलनांक कम होते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा करंट आ गया ना, जल के टूट जाते। ठीक है, ये गलनांक कम होता है इसका, मतलब आसानी से गल जाती है वो। क्लियर? याद रहेगी। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे परिपथ के तारों के लघुपतन हो जाने अथवा वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण सीमा से अधिक धारा बहने पर पिघल कर टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण सुरक्षित रहे। अब देखो फ्यूज लगे होते हैं, तो फ्यूज किससे बने होते हैं समझ आ गया। और क्यों लगाते हैं उसको बता दो भाई, ताकि हमारे घर के जो भी उपकरण है, टीवी है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, वो सुरक्षित रह सके, है ना। अगर नहीं इसको फ्यूज तार नहीं लगाएंगे, कभी एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गया तो टीवी भट्ट से उड़ गया, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, वैसा हो जाएगा। फ्यूज लगा रहता है तो फ्यूज उड़ता है, ताकि कनेक्शन टूट जाता है घर का एक्स्ट्रा करंट आने की वजह से, सॉरी एक्स्ट्रा वोल्टेज आने की वजह से। तो उन चीज़ों को आपको समझ के लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो छोड़ के नहीं आना है। ठीक,
यहाँ देख लेते हैं भाई कि क्या इसमें से इम्पोर्टेंट है। हाँ ये वाली, ठीक। आठवां जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करा दूं। तो ध्यान से देखते चलो, हो सके तो नोट करते चलेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक की लंबाई पर, है ना। चालक की लंबाई पर कैसे भाई, ये तो हेडिंग डालोगे आप लोग। किसी चालक के प्रतिरोध के लिए लंबे तार का प्रतिरोध अधिक तथा छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। मतलब प्रतिरोध समझ रहे हो, प्रतिरोध मतलब आप लोग जाओगे तो ऐसा ऐसा करके एक वो बना रहता है, कलर बैंड वाला बना रहता है, छोटा छोटा। देखना कोई सा भी मशीनी पार्ट खोल के देखोगे तो उसमें एक छोटा सा ऐसा रहेगा और उसमें ऐसा रहेगा, उसमें कलर अलग अलग कलर का ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो वो चीजों को देखोगे तब उसकी बारे में बात हो रही है। तो चालक की लंबाई पर, अब भाई चालक की लंबाई पर कैसे है? बड़ा चालक की लंबाई अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वहां प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, और कम होगा तो प्रतिरोध कम लगेगा। ये बस बता देना। तो चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, तो अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा लगेगा और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध कम लगेगा। ये बता देना है आपको, ठीक। फिर चालक की पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर, ये चार चीज आपको यहां पर याद रखना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए जो पूछे जा सकते हैं वो क्या है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, ठीक है। अभी तक पूछे नहीं गए बट ऐसे क्वेश्चंस को आपको करके जाना है एग्जाम में। अगर हम प्रतिरोध की बात करें ना, देखो अब कुछ बच्चों की शिकायत होगी कि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहा है। भाई सभी क्वेश्चंस को चारों सेट में डाला गया है। मॉडल पेपर्स की अगर बात करते हो, मॉडल पेपर को कुछ सिर्फ जिनको मॉडल पेपर से पढ़ना है समझ के, उसकी वीडियो डल गई है और उसका लिंक आपको आज की इस क्लास की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सेट 1 सेट 2 सेट 3 तक डाला था, चौथा सेट जो है नहीं डाला था उसमें से, ठीक है। तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी हम इसी तरह से कोशिश किए कि आपको समझा दे, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, तो यहाँ पर देखो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जबकि किसी चालक तार व धारा के मार्ग में अवरोध जो लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसका प्रतिरोध। मतलब कोई धारा के मार्ग में जब प्रतिरोध लगाया जाता है, मतलब अवरोध लगाया जाता है, ठीक है, अवरोध लगाए जाते हैं तब कोई तार है, कोई तार के बीच में ही अगर हम अवरोध लगा देंगे तो उसको प्रतिरोध कहते हैं। अब अनुप्रस्थ काट, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के, मतलब किसी पर्टिकुलर लंबाई के बीच, उसमें तो पूरा का पूरा था तब प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध को किसी एकांक लंबाई के लिए, मतलब इतना तक के लिए लगेगा, तार का इस क्षेत्र तक के लिए लगेगा, ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका मात्रक ओम बस होता है। यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है और यह लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, सीधी बात है। सिर्फ मतलब अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर ये वाला नहीं करता है, और जबकि ये निर्भर करता है, मैं अपोजिट बता रहा था, ठीक। तो इस तरीके से उसको याद रखना है। अब देखो प्रतिरोधों का, इसको इसमें समझाना बहुत मुश्किल है, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम श्रेणी क्रम। तो याद रखना, मैं इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप सीधा सीधा सर्च कर सकते हो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन बाय एकलव्य आरपीएस। तो उसको मैं बोर्ड में समझाया हूँ, तो बोर्ड में मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि डेरिवेशन है। इन लोग तो डायरेक्ट इसको ला के दिखा दिया है, आपको ये डिराइव करने बोला जाता है, ला के इसमें इन लोग तो डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख दिए। तो आपको पूरा इसको लाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो वो करके जाना है। फिर मैं जो क्वेश्चन का जिक्र कर रहा था सावधानी वाला, ये सावधानी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सावधानी में देखो, जैसे कि सभी विद्युत उपकरणों को भू अर्थिंग तार से जुड़ा होना चाहिए, मतलब अर्थिंग लगा होना चाहिए। घरेलू परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत प्लग, तार, सॉकेट, होल्डर सब अच्छी गुणवत्ता होनी वाली होनी चाहिए। फिर सेम इसी को अगला सब अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए, इस तरीके से लीक होगी, गीलों हाथों से नहीं छूना चाहिए, वो करके आना। फिर आपको जो है पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के लिए विद्युत परिपथ संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह बनाओ। तो इसमें भी बुक में जो टेबल है पूरी तरीका से उन टेबल को पढ़ लो, ठीक है, लाइन से, ताकि आपको समझ आ सके। जैसे कि आपको वोल्ट मीटर, संधि तार, प्रतिरोध ऐसा दे देंगे 3 ठो, और तीनों का संकेत चिन्ह बनाने बोलेंगे, जो कि आसान है। ये आ जाए तो आपको लिए बहुत अच्छी बात रहेगा। तो पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। ये तीनों का तो याद हो गया, ये वोल्ट मीटर, संधि तार में से सिर्फ तार बोलेंगे तो आपको ऐसा करके आना है,
संधि तार में बीच में और प्रतिरोध कहिए और इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोल देते, तो बीच में ऐसे कट कर देते तो वो क्या बन जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ 3 ठो का और है भाई, क्या क्या, अमीटर बोला गया तो अमीटर कहिए, विद्युत बल्ब कहिए, सेल कहिए और बैटरी बोल देते तो ऐसा करना पड़ेगा ऐसा करके, मतलब बहुत सारा उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। याद रखना, एक तरफ बड़ा से समाप्त होगा, मतलब बड़ा से चालू होगा तो छोटा से समाप्त होगा, ऐसे करके। ठीक है, याद रहेगा। फिर अगला साइड में देखो, उसी साल कैसा पूछा गया, इस तरीक़ा से, तो आपको करके ही आना। ये प्रतिरोध के लिए बोला था ना कि ऐसा कट कर देना, करके कट है। फ्यूज के लिए ऐसा है, जो फ्यूज हम बात कर रहे थे मिश्र धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम होता है, वही वाला फ्यूज है। बैटरी का जैसे कि अभी जस्ट बताया हूँ, इसी तरीक़ा से ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर इसको कर लो, बार बार प्रैक्टिस करके देख लो, दिमाग में सेव कर लो। ठीक है, अगर पूछे गए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। ठीक, ये तुल्य प्रतिरोध अगर जिसको भी ज्ञात करना है, मतलब सीखना है, क्योंकि इसको बोर्ड में समझाया जा सकता है ना। तो और मैं बोर्ड में समझा रखा हूँ आपको तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध बाई एकलव्य आरपीएस। अब देखो, एक स्पेशल नोट बना लो अलग से कि हाँ मुझे इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद ये चीज़ें और भी देखना है करके। तो उसमें कैसे उसको सर्च करना है वो लिखते जाओ कि तुल्य प्रतिरोध बाई एकलव्य आरपीएस। मैं लिखूंगी या लिखूंगा तो मिल जाएगा करके, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग का यहाँ से। अब देखो, यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम्स वगैरह है ना, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे होगा करके। ठीक, ठीक है, तो चलो हम इसके किसको करते चलते भाई, सही विकल्प को कुछ कुछ, क्योंकि अगर पूछे जाते तो फिर गलती से हमें छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि मार्क्स अभी जिनका भी कट रहा है सिर्फ ये सही विकल्प खाली स्थान में 1-1, 2-2 मार्क्स जा रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है जब 75 में आने के लिए 1 मार्क्स से 2 मार्क्स चूक जाते हैं, तो है ना। इसलिए हम मेहनत तो करेंगे भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे उस 75 को लाने के लिए। ठीक है, तो चलो, अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल से सुरक्षित रहती है, जिसका कारण क्या है, म्यूकस। ठीक है, याद रहेगा। फिर श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है किसमें, फेफड़ों की क्या, कुपिकाओं व रक्त कोशिकाओं में, ये याद रखना है आपको। फिर अगला थर्ड, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो फुस्फुस धमनी में होती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर वृक्क की इकाई कौन होती है, तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। फिर 5वां, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बलदना जो है नहीं होती है। ठीक है, अब आगे पथरी रोग का प्रमुख कारण क्या, पथरी रोग किसकी वजह से, कैल्शियम की अधिकता के कारण। ठीक है, कैल्शियम की अधिकता के कारण ही कौन सी रोग होती है, पथरी रोग होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, याद रखेंगे आप लोग। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन थे, यकृत। श्वसन क्या है, तो श्वसन एक जैविक क्रिया है, ये आपको लिख के आना है। फिर अवायवीय श्वसन होता है कौन सा, जंतुओं की मांसपेशियों में। ठीक है, अवायवीय श्वसन क्या होती है, जंतुओं की मांसपेशियों में। श्वसन में ऊर्जा संचित होती है ATP के रूप में। ठीक है, फिर इस रुधिर वाहिनी में कपाट नहीं होता, किसमें भी, धमनियों में कपाट नहीं होता। फिर रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है, तो लसीका। ठीक है, लसीका जो है रंगहीन तरल ऊतक है। फिर 14 की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, लाल रुधिर कणिकाओं को कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। इसमें देखो कहीं ना कहीं जिन बच्चों को ये बायो पोर्शन अच्छा नहीं लगता उनके लिए मुसीबत हो सकती है, बट कई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सबको अभी तो अच्छा लगेगा उसको भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं लगेगा उसको भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, है ना। इसलिए ध्यान से एकदम करते चलो, करना है मतलब करना है, ये दिमाग में ठान के रखो। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आएगी हमारे लिए। ठीक, इन सब चीज़ों को देखेंगे आप लोग और भी अच्छे तरीक़ों से। यहाँ से जूम आउट कर लिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों के नाम व उनका कार्य लिखना है। ठीक है, देखो कौन कौन सा है भाई, इसमें 2 ऊतक कौन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम।
ठीक है। अब जाइलम की काम की बात करें तो जाइलम क्या काम करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा जाइलम एवं फ्लोएम संवहन ऊतक है। तो जाइलम क्या काम होता है, पानी तथा खनिज लवण का संवहन करता है। ठीक है, जो मतलब और फ्लोएम क्या काम करता है, पत्तियों द्वारा उत्पन्न भोजन को पेड़ पौधे के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वो जड़ के, जाइलम जो है जड़ के थ्रू पानी एवं खनिज लवण का संवहन करता है, पूरे शरीर के भाग में पहुंचाता है। और ये जो वो भोज्य पदार्थ बनाए रहते हैं, पत्ती में जो भी बना रहता है ऊर्जा, उसको शरीर के विभिन्न भागों, मतलब पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो दोनों का दोनों क्या है, एक संवहन ऊतक है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दीर्घ रोम किसे कहते हैं, जो कि 2023 में आ रखे। तो छोटी आंत के पिछले भाग में अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई कहा जाता है। इनके द्वारा भोजन का शोषण होता है। तो दीर्घ रोम मतलब विलाई। ठीक है, तो छोटी आंत के, देखो थोड़ा थोड़ा इसमें याद रखते हुए चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बायोलॉजी है भाई, हम बायोलॉजी में तो एकदम भी अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। जो नाम है उसी नाम से उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, छोटी आंत के पिछले भाग में, छोटी आंत है तो छोटी आंत के पाछू में का है अंगुली के जैसे प्रवर्ध। ये प्रवर्ध मतलब मेन याद रखना पड़ेगा, प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे ही विलाई या दीर्घ रोम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपको पाचन तो ये देखो भाई, समझ जाओ, पाचन बोलते हैं कि इसको, पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो जटिल पदार्थ होते हैं, हम भाई खाए रहते हैं ना, खाते हैं, वो सरल पदार्थों में टूटता है। तो सिंपल से याद रखना, पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थों में अपघटित होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम पाचन कहते हैं। याद रहेगा ये, क्लियर। फिर सेल्यूलोज का पाचन किस अंग के द्वारा होता है। तो सेल्यूलोज का पाचन जो है सीकम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इन सब चीज को याद रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो परपोषी पोषण किसे कहते हैं, जैसे पोषण की अगर बात करूं, चलो हम सबसे पहले पोषण मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी तक नहीं आया पोषण, क्योंकि पाठ का नाम भी पोषण। पोषण सुनते हो, पोषण सही से नहीं मिल पाया, ये वो, है ना। तो जिन भोज्य पदार्थों से हमें आवश्यक पदार्थों की पूर्ति हो जाए सॉरी मतलब हम मतलब किसके लिए आवश्यक जो भी है, हमें प्रोटीन, वर्षा, इन सब चीज की पूर्ति होती है, उसे ही पोषण कहा जाता है। अब परपोषी पोषण क्या होती है, तो परपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का स्वयं निर्माण न करके दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे ही परपोषी पोषण कहा जाता है। क्लियर है, याद रही। ठीक, तो ये कर लेना है। फिर आगे बढ़ते चलो भाई। हर एक क्वेश्चन को तो नहीं दिया जा सकता, ये मॉडल पेपर में है ये क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन मेरे हिसाब से जहां तक मैं देखा हूँ, है ना। श्वसन द्वारा ली गई वायु में कौन कौन सी गैसें होती है, तो आपको पता है, नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, उसमें कितना भाई आपका 0.03% होती है। ठीक, तो बेसिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ को आपको करना है अच्छे से। ठीक, ये रसाकर्षण आ गया है। रुधिर क्या है, ये रुधिर प्लेट्स क्या है, इन सब इसको देख लेते हैं। रुधिर बात करें तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रुधिर जो है एक प्रकार तरल संयोजी ऊतक है, जो शरीर में संवहन का कार्य करता है। संवहन का कार्य मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला काम करता है। ठीक है, याद रही, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है और वो क्या काम करते, संवहन के काम करते, ये याद रखना है भाई। ठीक, अब रुधिर प्लेट्स की बात करें तो यह थक्का बनाने में क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में काम करते, अमूल्य रक्त की बचत करते हैं। मतलब जैसे कि कहीं पर कट गया हमारा हाथ, तो वहाँ ब्लड निकलते रहते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार निकलना चालू कर तो निकलते रहे, वहाँ पर वो थक्का जम जाती है ना, तो वो जमाने का काम कौन करती है, रुधिर प्लेट्स काम करती है, रुधिर प्लेटलेट्स करती है। अंडरस्टैंड, तो ये चीज़ें को आपको याद रखना है। फिर भाई एक चीज़ इसमें याद रखना, इसके लिए जो टॉप 50 वाली वीडियो है वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, और जो भी क्वेश्चंस बाकी है उसको एटलीस्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन के 2 कार्य। तो हीमोग्लोबिन के 2 कार्य आपको इस बार के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। तो हीमोग्लोबिन के कार्य की अगर बात करें तो देखो, पहला है O2 से संयुक्त होकर ऑक्सी होमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में O2 को पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, सिंपल से हम याद रखेंगे तो O2 को मतलब ऑक्सीजन को शरीर के पूरे भागों में पहुंचाना, और मतलब ऑक्सीकृत को ना, जो मतलब ऑक्सीजन हो गया है उसको पहुंचाना। फिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है कौन भाई? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कहा जाए तो। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन गैस पूरे शरीर में पहुंचता है और उसी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो है शरीर से बाहर निकलते। याद रही? ठीक, तो आगे बढ़ना है भाई, रुकना नहीं है। प्रकीर्णव मतलब एंजाइम किसे कहते हैं? दो प्रकीर्णों मतलब दो एंजाइमों के नाम बताना। यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीवों के शरीर में चलने वाली किसको अपापचय क्रिया में जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जाइमेन, पेप्सिन, रेनिन ये सब इस क्या उदाहरण है एंजाइम के। ठीक, तो एंजाइम को याद रखना भाई, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं विसरण। तो ये विसरण पूछा जा सकता है, तो देखो विसरण को समझ लो ध्यान से। लगभग 10 क्वेश्चन तो मान के चलो इस चैप्टर से आपको, छोटे क्वेश्चंस में। हालांकि हम 22 आए लेकिन कुछ कुछ को तो छोड़े हैं ना। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एक बार, कंफर्म आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस करना है। टॉप 50 वाली जो है स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियो आई है हमारी, है ना, उस वीडियो में उस लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जाओगे, उसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की अलग अलग से लिखा हो, उसमें क्लिक करोगे तो डायरेक्टली पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर सकते हो आप। तो देखो, ठोस, द्रव एवं गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करना ही क्या कहलाती है? विसरण कहलाते। ठोस का, द्रव का या गैस की सांद्रता बहुत ज्यादा रहेगा तो वो अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की ओर गति करता है। कौन कौन भाई? ठोस, द्रव, गैस अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र से जो कम सांद्रता वाला क्षेत्र है, मतलब भीड़ से वो जहाँ किल्ला किल्ला रही थे ना, लइका मन आदमी मन, जहाँ भीड़ है तो भीड़ से निकल के जहाँ कम जन हवा ओती जाए वाला जो क्रिया है ओला ही पराशरण कहते। याद आ गए? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। ठीक, फिर ऊर्जा मुद्रा आ रखे। फिर 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए मे भी हो सकता है, देखना पड़ेगा इसका ब्लूप्रिंट। ठीक है, रियो की पत्ती की स्टोमेटा का चित्र बनाकर स्टोमेटा के 2 कार्य लिखना है। तो सबसे पहले ये चित्र को अच्छे से बनाने सीख जाओ, आपको बहुत आसान है ये, छोड़ना नहीं है। अभी वीडियो को रोको, और वैसे भी हर एक चैप्टर में आपको रेस्ट लेना है थोड़ा थोड़ा, है ना। 10-10 मिनट का गैप ले लिया करो, एक चैप्टर खत्म हो 10 मिनट का गैप ले लिया करो, फिर मस्त एक ठो गाना सुन के आ जाओ बाहर से टीवी के पास से, या घूम के आ जाओ, हाथ पैर हिला के आ जाओ, फिर से बैठ जाओ रूम में। ठीक है, देखो एक ले लिया करो गैप। ठीक है, अब देखो ये प्रिपेयर कर लो, अभी कभी कर लो, क्योंकि कल के लिए कल नहीं है आपके पास। ठीक है, डायरेक्टली आपको एग्जाम दिलाना, इसलिए कर लो। फिर स्टोमेटा के कार्य देखो। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर होती है, ठीक है, तथा खुलने एवं बंद होने की क्रिया द्वारा मेन चीज क्या है? ये वाला डायलॉग, वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करती है। दूसरा मेन काम है इसका गैसों का आदान प्रदान करती है। 2 काम है, दोनों काम आपको याद रखना है। वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण करती है, दूसरा गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। स्टोमेटा के कार्य वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण और गैसों का आदान प्रदान। अब देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम होगा, भैया बार बार बोलते क्यों है? तो बार बार एक हर स्थिति में बोलता हूँ भाई कि वो चीज सुन के ही याद हो जाए, है ना। हम क्लास में रहते हैं तो क्या करते हैं, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कोई टॉपिक कराए तो बार बार हम 2-3 बच्चों से पूछ लेते बीच के खड़ा करके, ताकि लोगों को सुन के वो याद हो जाए, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो अब अभी तो कम टाइम है, हम आप लोगों को उठा उठा के तो कुछ नहीं सकते, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। दोबारा तिबारा बोलने का मेरा मतलब यही होता है कि मैं वो चीज़ों को आपके दिमाग में पूरी तरीके से डाल दूं। ठीक है, वैसे भी सब जानता हो कि काहे पढ़ाए के तरीका, है ना। तो भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित रहते हैं? तो देखो, भोजन को लेकर पौधे जंतु आपस में संबंधित रहते हैं, जैसे कि पौधे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो H2O की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल को पूरे जीवन तंतु में रह जाता है। तो मतलब भोजन के लिए जीव जंतु, तो भोजन के प्रारंभिक स्रोत कहाँ से चालू होती है? पेड़ पौधों से चालू होती है, फिर उसका जीव जंतु, तो जो खाद्य श्रृंखला वाला पोर्शन है उसको पूरा इसमें समझा देना है अगर ये एग्जाम में आता है। ठीक, हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए तथा किन्हीं 4 भागों का नाम लिखना है। तो ये हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र कर ही लेना है भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से इसके नाम को करोगे। और 4 भागों का नाम, तो दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया कौन कौन सा भाई? दाया आलिंद, बाया आलिंद हो जाएगा, दाया नीला, बाया नीला, तो ये 4 भाग तो मेन हो जाएगा। तो उसके भागों का नाम आपको अच्छे से समझा देना है। तो पाचक ग्रंथियां ये सेट सी में आ रखे, फिर भी देख लो इस बार भी, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रंथियां हैं करके। मानव उत्सर्जन की इकाई
तो कुछ कुछ डायग्राम जो आएगा इसी चैप्टर से, तो ये तीसरी डायग्राम है आपका, ठीक है। तो कम से कम 4 से 5 डायग्राम करके रखो इस चैप्टर से। नेफ्रॉन कर सकते हो, फिर उत्सर्जन तंत्र कर सकते हो, 10 में आया था लास्ट में उत्सर्जन तंत्र का। सिर्फ अब डायग्राम बनाना, काम को भी अब नहीं समझाना पड़ता है, ठीक है, कार्य को भी आपको नहीं समझाना होता है, सीधी बात है, ठीक। तो सीधा इसको करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना करके आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक। स्वपोषी और विषम पोषी को उदाहरण सहित समझाना है, तो जो कि आप हम मॉडल पेपर में भी देखें इस क्वेश्चन को, इसलिए इसको करते हुए चलते हैं। जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का स्वयं निर्माण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण भाई खुद कर लेते है ना, वह स्वपोषी है। और जैसे विषम पोषी, तो जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते बल्कि अन्य जीवों से या मृत कार्बनिक जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे ही विषम पोषी कहते हैं। याद रहेगा, जो अपना खाना खुद बनाते वह स्वपोषी, और जो अपना खाना के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो विषम पोषी होते हैं। तो ये बेसिक चीज आप याद रखेंगे, ठीक। मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, तो देखो इसको पढ़ना पड़ेगा भाई ध्यान से, है ना, तब जाके सरल होगा। प्रत्येक दिन हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती है, ठीक है, जिसमें कई पदार्थों का निर्माण अपघटन होता रहता है। इन पदार्थों में से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया व यूरिक अम्ल हमारे शरीर से उत्सर्जन होता है, बाहर निकलते हैं। अब निष्कासन इससे जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। देखो अभी पढ़े बस हो तो कुछ समझ नहीं आए, तो थोड़ा समझे कोशिश करता हूँ कि मेन का याद रखे लायक है, ठीक है। प्रत्येक दिन हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रिया चलती है। ये तो सबको पता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रिया चल रही थे, श्वसन, उत्सर्जन, है ना, सब कुछ चल रहे थे एक साथ, तो जिसमें कई पदार्थों का निर्माण व अपघटन होता है। हमारे शरीर में कईयों ठो जैविक प्रक्रिया चलते हैं, जेकर वजह से बहुत सारा पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें कई पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जिसका उत्सर्जन होता है, यही वही जो नाइट्रोजन पदार्थ बनता है हमारे शरीर में वही काजित हरे मूत्र हरे, और ओखर उत्सर्जन एखर से जरूरी खबर कि वो हमारे लिए हानिकारक होते करके बता के आना है, ठीक है, इतना लिख देना है भाई, सिंपल सा, ठीक। स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर आपको करना है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में 4 अंतर लिखना है। यहाँ पर उसके अंतर डालना में भी भूल गए हैं, आई थिंक, देखते हैं क्या होता है, कहाँ पर है, हाँ नहीं भूले नहीं है, अभी नीचे में है ये फूल में, ठीक। तो ये करना है, मतलब करना है इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में कोई 4 अंतर आएगा, तो ये अंतर मान के चलो 4 नंबर के लिए आपको, ठीक। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, तो देखो यह श्वसन एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है, एक जैव रासायनिक क्रिया, मतलब जीवों के अंदर होता है। यह एक आंतरिक क्रिया, मतलब आप खुद से सांस ले रहे हो तो वो श्वसन, लेकिन आपको आपके ऊपर नाक में ऐसा एक ढक्कन टाइप से लगा देते हैं ना, मशीन के द्वारा जब सांस लिया जाता है, मरीज लोग को दिया जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑक्सीजन गैस को दिया जाता है ना मास्क लगा के वहां पर, तो एग्जैक्ट मुझे उसका नाम याद नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं बता पाऊँ, बट अब देखो याद है, कोई मतलब कोई बीमार है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तब उसके ऊपर नाक में लगाया जाता है ना, तो उसको श्वासोच्छ्वास। तो सिंपल सा पहला याद रहेगा, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया जबकि ये एक यांत्रिक क्रिया है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, जबकि ये यहाँ पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं किया जाता है। इस तरीके से इसमें अपोजिट कर सकते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित नहीं होती करके। श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है, जबकि श्वास की क्रिया कोशिका के बाहर होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको बेसिक चीजें याद रखना। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये चीजें आपको याद रखना। तो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, करके रखो, ठीक है। साइंस है, आपको मैक्सिमम काम तो इसमें करना पड़ेगा ही। पूरी तरीके से जो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे डेफिनेटली उनकी मार्क्स अच्छे आने वाले, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। रुधिर आ रखे, फिर ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेंगे क्योंकि 2019 में आया हुआ है, तो आने की चांस है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 गैस निकलती है का निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन करना, सिद्धांत, नामांकित चित्र, विधि, ठीक। अब पहले क्या बड़े क्वेश्चंस आते थे सीधा सीधा, इसलिए था 19 में, तो अभी छोटे क्वेश्चंस की आ गया है। हाँ, तो देखो दूसरा, एक तो कौन सा आपको श्वसन और श्वास में अंतर करना है, उसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन नहीं आती तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन।
तो दो अंतर इसमें, इसे मेन याद रखना है, डायग्राम याद करना है प्लस ये अंतर, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से समझो और करते चलो। देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो इन अंतर को तो भाई बहुत अच्छे से करना है। अंतर में देखो सिंपल सा, इसमें जो ऑक्सी श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते, और अनऑक्सी श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें ग्लूकोज का देखो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है, ऐसे बताना है। यह क्रिया देखो कहाँ कहाँ पर होता है, दो जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि अनऑक्सी श्वसन जो है सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें 38 एटीपी अणु बनता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनता है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल से ये 4-5 अंतर याद रखोगे डेफिनेटली आपकी ये हो जाता है। तो करना जरूर है भाई, इसको रगड़ के पढ़ डालो बस, ठीक। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर भी, क्योंकि टाइम को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय, यहाँ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ताकि हमारी जो क्लास की जो फायदा है वो सही हो सके। तो यहाँ पर जैसे कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है ना, तो पादप हार्मोन कौन सा भाई, साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, याद रहेगा। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा, तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है भाई, तो कौन सा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है नहीं पाया जाता है। तीसरा देखो, मस्तिष्क में पाए जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित होते हैं, होने वाली ग्रंथियां का नियंत्रण करती है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, तीसरा का पीयूष ग्रंथि, ठीक है। फिर चौथा, शर्करा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन रखती है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है अग्नाशय रखती है। तो ये आपको याद रख लेना है, क्लियर है। तो चीज़ों को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ ईयर में आ रखे हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक। फिर चलो हम चलते हैं भाई इसके, क्योंकि यहाँ से भी अथवा वाली क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इसमें देखो आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रसायन को क्या कहते हैं। तो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला रसायन क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाते हैं। रसायन हार्मोन्स आपको लिख के आना है, क्लियर है। तो भाई अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा, ये वाला, मनुष्य में पाए जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो है नाम बताना है। तो आपको याद रख लेना भाई कौन कौन सा, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, प्रेंकियास, जनन ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, है ना, ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें से याद रखो थायराइड, पीयूष, पैनक्रियास, जनन, पैराथायराइड, एड्रिनल, है ना, इन सब चीज को आपको याद रखना है। फिर सूत्र युग्मन पूछा जा रहा है। तो सूत्र युग्मन दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को ही, जब दो ठो तंत्रिका कोशिका आपस में मिलता है तो उसे ही सूत्र युग्मन कहा जाता है, ठीक है, साइनोपेसिस, ठीक, याद रहेगी। फिर समन्वय, समन्वय आपको समझ है, तालमेल को ही समन्वय कहा जाता है, तो उनको याद रखना है। फिर आपको जो पूछा जाएगा जैसे कि एक्सॉन क्या है, तो ये एक्सॉन को पूछा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका की लंबी जो शाखा होती है वहां उसको ही क्या कहा जाता है, तंत्रिका तो कोशिका है ना, तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो लंबी लंबी शाखा निकली होती है, जैसे कि आप देखेंगे ऐसा करके सपोज दैट तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लंबी लंबी शाखा इसकी निकली रहती है वही क्या होती है, एक्सॉन होती है। ये आपको बता के आना है, क्लियर है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या करके जाना है आपको कि किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम, ठीक है। जहाँ पर पादप हार्मोन के नाम आपको जैसे कि ए साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन्स है, दो ठो पादप हार्मोन है और एक है ऑक्सिन, ठीक है। तो ये दो ठो एटलीस्ट है, तीन ठो एटलीस्ट है, याद रखेंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर जैव उत्प्रेरक क्या होता है, यह एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो जैव रासायनिक की दर को बढ़ाता है, ठीक है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जो किसको, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, एंजाइम, ठीक है, ये याद रखेंगे यहाँ पर। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग कि अगला क्या क्या कर सकते हैं। अच्छी क्रिया आ रखे हैं पिछले साल, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे भाई, कुछ क्वेश्चंस आपको करने और भी पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे कि ये वाली क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, है ना।
कौन सा भाई? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मेरे हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो समझो, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहने के पीछे यह है कि जितनी भी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि हो निकलती है उसका क्या करती है? ये नियंत्रण करती है। ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथि उसका नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यहां तक आप बेसिक चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, फिर पादप हार्मोन किसे कहते हैं? कि नहीं, दो पादप हार्मोन के नामों उनके कार्य लिखो। तो अभी पादप हार्मोन हम लोग देखे हैं, है ना। तो सिंपल सा ये 2023 में भी आ रखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं, है ना। पौधों वे रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं उसे ही हार्मोन कहते हैं। जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन हम लोग पढ़े थे ना अभी, तो उन्हीं के कार्य वगैरह को आपको करते हुए चलना है। ठीक है, ऑक्सिन के कार्य ये होते हैं, साइटोकाइनिन का क्या होता है, एथिलीन का कार्य ये होता है, करके आपको समझना है। ठीक, फिर ये भाई तंत्रिका तंत्र की संरचना आपकी स्क्रीन पर मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आप एक ही बार में पूरी चीजों को देख पाओ। इसको पूरा अच्छे से बना लो, और इसको एक्सप्लेन कार्यविधि तो नहीं पूछे जाते लगभग, तो कम से कम तंत्रिका तंत्र की कोशिका और उसके नाम चित्र को अच्छे से सचित्र प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसकी कार्य, तो कार्य कर लेंगे। फिर मस्तिष्क चाहो तो इसमें देख सकते हो। फिर ये चैप्टर्स हो जाएगी आपकी लगभग खत्म। ठीक, फिर 9 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। 9 से तो कुछ आना नहीं है, छोटे मार्क्स की क्वेश्चन तो छोटे मार्क्स करने का कोई मतलब है नहीं चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, हालांकि आजकल देखो 6 मार्क्स के लिए भी बीच बीच का दे देते हैं, इसलिए जबरन हमें छोटे क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक, वैसे छोटे क्वेश्चन आता नहीं है, 6 मार्क्स के लिए आता है इस चैप्टर से 9 से, लेकिन आपको पता है 6 मार्क्स भी 21 तो बड़ा सा 6 मार्क्स का नहीं देंगे, उसको दो दो पार्ट में तोड़ के देते हैं, इसलिए इसको छोटा क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा इसमें। जैसे कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले 2 कारक के नाम। तो संक्षारण क्यों होता है? धातु की सतह पर खुरदरा व मुड़ा हुआ होना। धातु की सतह जो अगर खुरदुरा रहेगा या मुड़ा हुआ रहेगा तब वहां पर संक्षारण होती है। दूसरा, अशुद्धियों की उपस्थिति में अगर उस धातु में अशुद्धि रहेगा तो क्या होगा? संक्षारण। संक्षारण मतलब जंग लगेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर मिश्र धातु ये वगैरह को धातु कर्म किसे कहते हैं? बेसिक ऐसे ऐसे चीज़ों को ना आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, क्लास की भी टाइम को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत हो रखी है हमारा, और भी क्लासेस है जिसको हमें अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, क्षार धातु के नाम, तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, उन चीज़ों को जरूर करना। जैसे कि संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण से बचने के उपाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो धातुओं को हवा में खुला छोड़ देने पर हवा नमी की उपस्थिति में धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, धातुओं को हवा में खुला छोड़ देते हैं, कोई सा भी धातु है उसको हवा में हम खुला छोड़ दिए, अब खुला छोड़ेंगे भाई तो वो क्या बनाने लग जाता है? धात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, याद रखना। अब संक्षारण से बचने के उपाय भी पूछा जाता है, तो देखो संक्षारण से बचने के उपाय सिंपल से धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए। दूसरा, धातु के ऊपर तेल की परत लगानी चाहिए। तीसरा, धातुओं पर दूसरी धातु की चादर या परत चढ़ा देना चाहिए। तो ये 3 बचने के उपाय आपको याद रखना है। अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें मेहनत तो लगेगा आपको जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चंस है तो एक बार और इसकी हम अलग से क्लास देखते हैं 6 मार्क्स के लिए। अब फिर आपको क्या प्रिपेयर कर लेना है भाई? खनिज और अयस्क में अंतर, क्योंकि तोड़ तोड़ के देते क्वेश्चन को, तो खनिज और अयस्क में अंतर प्रिपेयर करना ही है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से हो सको। इसमें से देखो 6 मार्क्स के लिए कंप्लीटली आप जो है बड़े उससे कर सकते हो। देखो खनिज और अयस्क में ये अंतर दिया है, तो इन अंतर को आप करके ही जाओगे। फिर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भर्जन और निष्पादन में अंतर आ रखा है, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, धातुमल क्या होते हैं, गालक क्या होते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। इसलिए इन चारों को कर लो, क्योंकि तोड़ तोड़ के देते हैं भाई, याद रखना। मुझे बार बार क्योंकि इसलिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि फिर से आ गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उन चीज़ों को करते हुए चलेंगे। फिर ये विधि, भाई विधि बहुत बड़ी हो जाती है अगर पूरी विधि को समझाओ तो, है ना। तो इसलिए इसको ना करके आप लेकिन ये वाला क्वेश्चंस करोगे,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर से, कि हेमेटाइट से लोहे की निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाने वाला। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको, ठीक है। हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण मतलब हेमेटाइट है, उस हेमेटाइट से आप लोहा कैसे बनाओगे, तो पूरी विधि को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अयस्क की सांद्रण हेतु गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। मतलब सिंपल से लिख देना अयस्क की सांद्रण, तो अयस्क की सांद्रण हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे या किया जाता है, इस तरीके से आप लिख देना इसमें। या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में आप आता है तो आप उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, मिला के लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ऑक्साइडों का अपचयन, फिर भर्जित अयस्क का प्रगलन वगैरह, तो ये सब चीज़ हेडिंग डालना पड़ेगा, डायग्राम्स को इसमें से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी चीज़ों को कोशिश करो कि इसका आपके पास जो भी नोट होगा वहाँ से प्रिपेयर करते चलेंगे, ठीक। तो वही मेन है, इस चैप्टर का मेन पोर्शन है हेमेटाइट का निष्कर्षण, तो उसको करके ही जाओगे, ठीक। फिर ये हमारी आज की इस क्लास का लास्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। अब ये कौन कौन से चैप्टर है अभी, चैप्टर 10 और 13। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा चैप्टर है, तो 10 के बाद अब जब आपकी हो जाएगी पढ़ाई 10 तक का, फिर आप 13 पढ़ लेना, क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी वहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है और अपना बेटर तैयारी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, हमारा कौन सा कौन सा है भाई, एक समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाते हैं। तो 2 थीटा से जब घुमाएंगे तो वो 4 थीटा घूम जाती है, जस्ट 2 गुना घूमती है, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर 4 थीटा दे दिए तो आप वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुझे 4 का डबल लेना है करके, 4 दूनी 8 लेना है करके वहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, तो वो हो जाएगी वस्तु की लंबाई की आधी, ठीक है। फिर कोई वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच रख दिए हैं, 2 समतल दर्पण है, उसके बीच में हम एक वस्तु रख देंगे, तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 अंश का हो, तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे, मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर उसको हम रख देंगे, तो वहां पर भाई आपका प्रतिबिंब बनेगा 7 प्रतिबिंब। 45 अंश की कोण अगर बना के रखेंगे तो कोण के हिसाब से वहां पर उसकी प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे करते हैं, तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु से दूरी पर होगा, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा भाई, है ना। हीरे का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच की अपवर्तनांक भाई मैं बता देता हूँ, आपका होता है 1.5, ठीक है, 1.5। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, यहाँ पर हम जल का अपवर्तनांक पढ़ेंगे, ये वाला देखो 1.3 होता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें समझना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक। खाली स्थान वगैरह देखते हुए चलेंगे आप लोग, फिर यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको करते हुए चलेंगे। जैसे कि ये वाली परावर्तन क्या होती है उसको ही पढ़ लो पहले, है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे मतलब प्रकाश परावर्तन वाला, तो इसको देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते नियमित परावर्तन और एक होते अनियमित परावर्तन। जब परावर्तित किरणें तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती है, ठीक है। जब परावर्तित किरण किसी तल से टकरा गया, मान के चलो प्रकाश आ रहा है, ये दीवार है, प्रकाश ऐसे टकरा करके एक निश्चित दिशा में ही चला जाता है, तो वो नियमित परावर्तन, मतलब ऐसा प्रकाश आएगा तो वो एक निश्चित दिशा में ही जा रहा है, तो वो नियमित परावर्तन हो गया। लेकिन उसी समय जस्ट अपोजिट ऐसे दीवार है, तो प्रकाश टकरा गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, जो अगर अलग अलग दिशा में परावर्तित होते तब उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर है, ये चीजें आप याद रखेंगे अगर आपको पूछा जाए तो परावर्तन के प्रकार में। फिर दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार, वे सतह जो अपने पर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश को उसी माध्यम में परावर्तित कर देता है। मतलब दर्पण देखियो, जैसे कि ये दर्पण सब होता है, जितना भी प्रकाश इस पर आएगा उसको इसी माध्यम में कर देगा, तब वो क्या हो जाती है, वहां पर वो दर्पण कहलाती है। ये याद रखें। दर्पण के प्रकार 2 होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण, परवलयाकार दर्पण, तो 3 प्रकार इनको याद रखना है आपको, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट, 10 मिनट की और क्लास रह जाती है, ठीक है। तो अपवर्तन देख लेते हैं। अपवर्तन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर,
जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं चित्र के द्वारा। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये कांच है, ये इस पर अभिलंब है। जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है, हट जाती है, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसको जाना तो ऐसे सीधा था बट वो ऐसे झुक जाती है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो उसे ही अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार और बता देता हूँ। सपोज दैट ये कांच है, ये अभिलंब है। अब देखो प्रकाश ऐसे आ रहा है तो इसको जाना सीधा चाहिए ऐसे, लेकिन वो सीधा ना जा करके अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है इस साइड। ठीक है, इधर झुक जाती है, वो इस वाले में नहीं जाती है। ठीक है, ये वाले में नहीं जाती है तो वो यहाँ पर आ जाती है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, फिर आपको क्या याद रख लेना यहाँ पर, हाँ ये वाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में उदाहरण देना कि अपवर्तन तो सीखे, अभी आपको बताया कि अपवर्तन क्या होती है। तो अपवर्तन की घटना, तो अपवर्तन की वजह से क्या क्या होती है देखो, उदाहरण बताना है। तो पानी में रखी ग्लास की जो स्ट्रॉ है, अगर हम पानी की ग्लास में क्या रख देंगे, स्ट्रॉ रख देंगे, तो वो स्ट्रॉ क्या दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये पहली घटना है। दूसरा इंद्रधनुष का बनना, तो ये दो आप घटना याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो। तो क्रांतिक कोण देख लो, ये भी उसी की तरीके से है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सिंपल सी याद रखना, आपतन कोण की मेन चीज यहां से है आपको, आपतन कोण के उस मान को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण के मान उस मान को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको कहीं ना कहीं डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। सपोज दैट ये है हमारा, है ना, जब प्रकाश कहां से, सघन माध्यम से ऐसे आ रही, सपोज दैट ऐसे। ठीक, तो यहां पर हम आपतन कोण को ऐसे कितना लूं मैं कि अपवर्तन कोण की मान जो है, ये वाली कोण जो है, ऐसा यहां पर जो बनेगा वो कोण 90 अंश हो जाए, तो उसको ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे परावर्तन के नियम पूछा जाता है। तो परावर्तन के नियम बहुत आसान है। क्या बोलते हैं देखो, परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कौन कौन भाई, आपतन कोण परावर्तन कोण, मतलब एंगल आई और एंगल आर जो है हमेशा इक्वल होता है, ये याद रखना पड़ेगा। दो कोण, आपतन कोण परावर्तन, देखो प्रकाश आएगा किसी भी तल में तो उसको कोण आपतन कोण बोलेंगे, आने वाली किरण से जो बनता है उसको आपतन कोण, और फिर इससे जाने वाली किरण जो होती है उसके परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण का मान हमेशा बराबर होता है। सपोज दैट ये ग्लास, मान के चलो वो इतना झुका के मैं लाऊंगा तो प्रकाश उतना ही झुक के जाएगा, और सीधा सीधा मान के चलो ये दीवार है आपका, सीधा सामने में ऐसे कर खड़ा हो जाऊंगा, टार्च लगाऊंगा तो सीधा ही प्रकाश आएगा उसका। ठीक है, ऐसे मैं झुका के दूंगा, इस साइड से टार्च को ऐसे लगाऊंगा तो प्रकाश ऐसे टकरा के ऐसे जाएगा, उतना ही कोण बनाएगा। मतलब चीजें सीधी स्पष्ट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण की मान हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको याद रख लेना। फिर अगला नियम इसकी क्या है, जो देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होता है करके आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखोगे, मैं दिखा देता हूं आपको। अगला इसका रूल ये वाले कि आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और अभिलंब, तीनों का तीनों भाई एक ही तल में रहता है, ये आपको याद रखना है। फिर जैसे ही हमें भी परावर्तन के नियम दिखे तो अपवर्तन के भी नियम आपको एग्जाम में दोनों में से कोई ना कोई आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ो। परावर्तन का जितना भी टॉपिक है, परावर्तन हेडिंग डालोगे, परावर्तन का प्रकार, परावर्तन के नियम, परावर्तन के लिए शर्तें, सब कुछ अच्छे से करोगे, डेफिनेटली आपकी मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम की अगर बात करें ना, तो देखो अपवर्तन के नियम सबसे पहला तो यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होता है। जैसे परावर्तन में होता था वैसे ही इसमें भी होता है, तो वो आपको याद रख लेना है। क्लियर है? ठीक, फिर इसमें क्या याद रखना है, अगला नियम क्या है, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, ये दोनों जो है निश्चित अनुपात में होता है। ये नियम में आपको दूसरा ये याद रख लेना है। ठीक, मतलब ये वाली आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए अनुपात में होता है, उस निश्चित अनुपात को किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। तो ये डायग्राम बना के दे दोगे ना, सॉरी ये सूत्र बना के दिख के दे दोगे, चेकर आपको फुल मार्क्स जरूर देंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर करेंगे। फिर ये वाली चाहो तो आप डायग्राम बना देना, तो उससे तो और भी आपकी मार्क्स अच्छी कंफर्म हो जाएगी। ठीक, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बट ये 2023 में आ रखी, इसलिए फिलहाल के लिए तो छोड़ सकते हो भाई। फिर ये वाला क्वेश्चन करना है, हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 है,
इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसको आपको करना है। तो देखो, किसी माध्यम में प्रकाश कितनी तेज या कितनी धीमी गति से वो जाएगा, गमन करेगा, वो किस पर निर्भर होता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक इतना है, मतलब हीरे की चाल, उससे हीरे में प्रकाश की चाल का हमें पता चलेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समतल, अवतल और उत्तल दर्पणों की पहचान स्पर्श करके किस प्रकार कर सकते हैं, उसको बताना। आपको छूना है, 3 दर्पण देंगे। तो देखो मैं बता देता हूं, अगर समतल रहेगा, सीधा सीधा डायग्राम याद रखना, समतल रहेगा तो ऐसे में नहीं आएगा, ऐसे एकदम एग्जैक्ट समतल हो तब क्या बोलोगे आप लोग, वो कौन सी दर्पण है आपका, अब वो समतल दर्पण है। लेकिन ऐसा गड्ढा वाला मिले आपको, गड्ढा दिखे दर्पण, तो समझ जाना वो उत्तल दर्पण है। और ऐसा उभरा वाला मिले आपके साइड, ऐसा उभरा रहेगा, बीच उभरा रहेगा, तो समझ जाना वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं लगभग, और बहुत ज़्यादा रह नहीं जाता हमारा। ठीक है, इतना ही लगभग करना होगा आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा कि लगभग क्वेश्चंस के पूछा नहीं जाता। ये पूरा अपवर्तन परावर्तन के बेसिस पर ही पूछेंगे, तो बस ये चीज़ें कर लो, फिर ये क्वेश्चंस चैप्टर आपकी कंफर्म हो जाती है। फिर ये कारण बताओ वाला, क्योंकि कारण बताओ वाला क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चंस को देम श्योर मान लो कि अगर कारण बताओ आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना है भाई। तो हम आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक, अब मैं देखो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक का करा दिया, अपनी तरफ से जो पॉसिबल होता है मेरे तरफ से मैं समझाने का पूरा कोशिश किया हूँ। तो आप लोग को भी अच्छे से कोशिश करना है कि 10 तक ख़त्म कर लो। हम कोशिश कर रहे हैं आज शाम तक में, फिर 10 कहाँ से 11 से 15 करा दूंगा। फिर कल मॉर्निंग में, मतलब कल वाली मॉर्निंग जो आएगी, ठीक है, 11 तारीख वाली, तो वहाँ पर पूरी आपकी जो 16, 17, 18 चैप्टर वो करा दूंगा। तो फिर फाइनली आप फिर कल शाम को जो है क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है, और जो जो बताया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको पूरी तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं।